सभी को नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गोदान उपन्यास के चरित्र निर्माण की दृष्टि से विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। गोदान उपन्यास चरित्र निर्माण की दृष्टि से एक सफल उपन्यास माना जाता है। इसके पात्रों का जो विकास है वह भी मनोवैज्ञानिक रूप से हुआ है। गोदान के सभी पात्र गतिशीलता लिए हुए हैं, सजीव है, ये निर्जीव नहीं है। जैसे गोबर है, माता दीन, मालती, मेहता, झुनिया ये परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते दिखाई देती हैं। इस प्रकार से गोदान उपन्यास की चरित्र निर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्न कही जा सकती है। सबसे जो पहली विशेषता है वह है यथार्थ चरित्र। गोदान में आदर्श के साथ में यथार्थवाद को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद जी का यह मानना है कि जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है। मनुष्य में बुराइयां भी होती है, क्योंकि मनुष्य होता है, वह देवता नहीं होता है। और मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण होते हैं। वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्रों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। गोदान के जो पात्र हैं वे यथार्थ हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। और उनके पात्रों का संबंध है वह गांव से है और कुछ का शहर से भी है। किसान भी है उनके उपन्यास में, मजदूर भी हैं, महाजन भी है, जमींदार हैं, पूंजीपति है, शासक भी हैं, संपादक भी हैं, प्रोफेसर भी है, वकील भी हैं। इन सबको स्थान गोदान में मिला हुआ है। गोदान के जो पात्र हैं वे हाड़ मांस के पुतले हैं। उनको देवता नहीं बनाया गया है, वे मनुष्य हैं। और मनुष्य में जिस प्रकार से अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां होती है वैसे ही गोदान उपन्यास के पात्रों में भी दिखाई देती है। अतः गोदान के पात्र आदर्श हैं तो यथार्थ भी हैं। दूसरी उनकी विशेषता है सजीव पात्र। गोदान के जो पात्र हैं वे सजीव हैं, गतिशील हैं। जैसे होरी, धनिया, सिलिया, गोबर, माता दीन, मालती, मेहता, झुनिया सब पात्र इसी प्रकार के हैं। प्रेमचंद जी के जो पात्र हैं वे सजीव है। बलदेव कृष्ण शास्त्री ने लिखा है, गोदान के पात्र निर्जीव नहीं है, क्योंकि लेखक ने उनके अंतःस्थल में बाह्य परिस्थितियों की उचित प्रतिक्रिया वर्णित की है। क्रिया प्रतिक्रिया ही जीवन का चिन्ह है। यदि प्रतिक्रिया के अनंतर पात्र अपने मूल केंद्र पर आ जाता है तो इससे वह निर्जीव नहीं कहला सकता है। प्रतिक्रिया का अभाव ही उसे निर्जीव बना सकता है। अगली उनकी विशेषता है पात्र के अनुकूल परिस्थिति निर्माण। प्रेमचंद जी ने गोदान में यथार्थ का चित्रण किया है और तद अनुकूल परिस्थितियों का भी वे निर्माण कर देते हैं। जैसे गोबर के विकास के लिए उसे पहले गांव से बाहर विपरीत परिस्थितियों में ले जाया गया है और फिर उसे झुनिया के साथ शहर भेजा गया है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई है उसके अनुकूल गोबर के मानस पटल पर उनका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता गया है। मालती का चरित्र भी ऐसे ही विकसित हुआ है। नर नारी के सहज आकर्षण से भी इस कार्य में सहायता की गई है।
अगली जो उनकी विशेषता है वह है पात्र अनुकूल सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। प्रेमचंद जी ने गोदान में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके पात्रों में अनपढ़ भी है, दुखी भी है, दरिद्र भी है, किसान भी है और मशीनी युग के चक्र में पिसते हुए जो मजदूर है, वर्ण व्यवस्था के शिकार, निम्न वर्गीय प्राणी, उच्च वर्गीय राजा महाराजा, जमींदार, पूंजीपति, धर्म के पाखंडी ठेकेदार, पंडे, पुजारी, महंत, मध्य वर्गीय नौकरी पेशा लोग मिलते हैं। उनके पात्रों के एक वर्ग तो उन पात्रों का है जो शोषक है और अपने वैभव विलास एवं स्वार्थ की पूर्ति के लिए कमजोर, असहाय, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, और दूसरे वे हैं जो शोषित हैं। यही शोषक और शोषित का जो चक्र है प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख आधार है। अगली जो विशेषता है वह है पात्रों के आंतरिक मनोभावों का चित्रण। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास में आंतरिक मनोभावों का भी चित्रण किया है। उन्होंने उनके बाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके मानसिक रूप का भी परिचय प्रस्तुत किया है, और ऐसा मानना है कि मानव का रूप, रंग, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाएं सब उसके भाव जगत पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। पात्रों के बाह्य चित्रण के साथ उन्होंने उनके आंतरिक मनोभावों का भी चित्रण किया है, और पात्रों के मन की गहराई तक वे उतरे हैं और उन गहराइयों को प्रस्तुत किया है। अगली विशेषता है अंतर्द्वंद की प्रधानता। उनके पात्रों में अंतर्द्वंद भी बराबर दिखाई देता है, और उन्होंने पात्रों को सहज स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है, और पात्रों के जीवन में अनेक ऐसे अवसरों का निर्माण किया है जिसमें उनका अंतर्द्वंद अच्छे रूप में प्रस्तुत होकर आया है। राय साहब जमींदार है, अतः वे ये चाहते हैं कि जमींदार का रोब भी बना रहे और अत्याचार भी न किए जाए, किंतु परिस्थितियां उन्हें अपने वर्ग की विषमता से उत्पन्न जो बेड़ियां हैं उसमें जकड़े हुए रहती है। ऐसे ही गोबर के चरित्र में भी अंतर्द्वंद दिखलाई देता है, ऐसे ही झुनिया के चरित्र में भी अंतर्द्वंद प्रस्तुत किया गया है। अगला है सउद्देश्य पात्र निर्माण। गोदान उपन्यास में पात्रों की जो सृष्टि की गई है, पात्रों का जो निर्माण किया गया है वह उद्देश्य के साथ में किया गया है। ऐसे ही पात्रों को प्रस्तुत नहीं कर दिया गया है, और चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल आचरण करते हुए भी दिखाया गया है। जैसे माता दीन जैसे मिथ्याभिमानी ब्राह्मण को सच्ची मानवता का उपदेश देने के लिए और उसे आदर्श प्रेम के नाते सिलिया चमारिन की झोंपड़ी तक पहुंचाने के लिए किसी दारुण घटना की आवश्यकता थी। यही कारण है कि सिलिया के पुत्र की मृत्यु चित्रित करके और माता देन के आकस्मिक परिवर्तन को स्वाभाविकता प्रदान की गई। जुनिया के बच्चे की मृत्यु भी परिस्थितियों को मोड़ देने के लिए है। गोबर से जुनिया की विरक्ति इसी घटना द्वारा होती है, और अंत में गोबर की अत्याचार की चरम सीमा पर पहुंचाकर घायल अवस्था में
इसलिए दिखाया गया है ताकि उसे व्यक्तित्व के अनुरूप सुधरने का अवसर प्राप्त हो। अतः गोदान की जो चरित्र सृष्टि है, चरित्र निर्माण है, वह यथार्थ एवं स्वाभाविक है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गोदान चरित्र निर्माण की दृष्टि से एक सफल उपन्यास है। गोदान के जो पात्र हैं वे सजीव है, गतिशील है, वे किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। यह थी गोदान उपन्यास के चरित्र निर्माण की विशेषताएं। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।